इस बाज़ार में दो स्टॉक लिस्ट हुए हैं और दोनों ही ज़बरदस्त लिस्टिंग दिखा रहे हैं, लेकिन इंडाइसेस पे अगर आप देखें तो एक बहुत रेंज में कह सकते हैं आप, या कंसोलिडेशन के जोन में निफ्टी 18,417 13-14 पॉइंट ग्रीन में ट्रेड करा है और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करी, लेकिन वो भी एक रेंज में है। मिड कैप में थोड़ा सा नरमी है, 100 पॉइंट के आसपास के लाल निशान के साथ कामकाज कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट पे अगर आप नज़र डालेंगे तो अब गिरने वाले की शेयर्स की संख्या बढ़ने वालों से ज़्यादा हो गई, करीब करीब 180 शेयर्स गिरने वालों की ज़्यादा है। बाज़ार में एक कई दिनों से अगर आप देखें तो एक रेंज बनी हुई है और उसके अंदर कंसोलिडेशन के मोड में कर रहा है। ये देखिए जो रेड और ग्रीन का क्रिस क्रॉस बना है, ये गिरने वाले शेयर्स की संख्या ऊपर जाती हुई दिखी है। तो क्या बाज़ार अब अपने आप को एक नई तेज़ी के लिए तैयार कर रहा है या फिर अटक रहा है, ये इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश गाबा जी हमारे साथ हैं। गाबा सर, 18,400 18,300 एक बड़े इसी रेंज के आसपास बाज़ार कई दिनों से घूम रहा है। क्या ये संकेत है एक बड़ी तेज़ी के लिए इससे पहले कंसोलिडेशन के, या फिर एक बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस है जिसको तोड़ के ऊपर नहीं जा पा रहा मार्केट? गुड आफ्टरनून टू यू। ऐसा लगता है कि ये कंसोलिडेशन है, क्योंकि अब तक तो अपर रीजन्स पे ट्रेड कर रहा है कंसोलिडेशन। मुझे अब तक इसका जो संकेत डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं दे रहा है, तो मेरे ख्याल से अब वो मिलना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 18,300 के करीब है और आज भी अच्छे सपोर्ट से बाउंस मिला है निफ्टी, तो मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। 18,500 एक लॉजिकल स्टिफ कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, लेकिन वो एक बार पार कर लेगा तो उसे अच्छी तेजी मिलनी चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी वैसा ही हाल है, कर रहा है ट्रेड 42,500 600 के बीच में। 43,000 पॉसिबल है, आज भी 42,500 होल्ड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वीकनेस नजर नहीं आती फिलहाल। स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं नजर आती। कब सर लाइफ हाई यहाँ से बहुत दूर नहीं है, 18,418 पे काम कर रहा है, 643 लाइफ हाई है। मुझे को ऐसा धारणा है मेरी कि ये अब लाइफ हाई बनाने के बहुत करीब है। बिल्कुल। क्या चार्ट मेरी इस धारणा को सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल, और एक बार लाइफ हाई पार कर लेगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी वहां पर, वो शॉर्ट कवरिंग और उसको प्रोपेल करेगी। तो मुझे तो वीकनेस नजर नहीं आती अब तक, तो ठीक ही नजर आता है। स्ट्रेंथ है लोअर लेवल, इतना बता सकते हैं। जब भी लोअर लेवल पे आते हैं वहां से बाउंस करता है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, थक जाएंगे शॉर्ट्स, फिर तो ऊपर जाना ही है। ओके, ऊपर तो जाना ही है। निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेजेक्ट्री ऊपर की है। गावा सर, आज डिफेंस शेयर्स में बड़ी रौनक लौट आई है, उसमें से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 6% ऊपर इस वक्त कामकाज कर रहा है, 148 रुपये ऊपर, 2665 2673 कैश में आप देखिए। तो गावा सर, क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में ये रैली जो अभी शुरू हुई है, बहुत सारे लोग पीएसयू स्टॉक्स के बुल हैं। रमेश दमानी जी से हम लोगों ने बातचीत की तो वो तो पीएसयू में, रेलवे, डिफेंस में बहुत बुलिश हैं। तो ये इस स्टॉक पे आपकी राय जानना चाहता हूँ, एचएएल पे। हाँ, एचएएल मैंने आज सुबह क्विक सिंगल्स में सुबह वो मार्केट ओपन के बाद रिकमेंड किया था और मेरे ख्याल से वो टारगेट भी अचीव हो चुका है, लेकिन अब भी मुझे तेजी नजर आती है। जब मैं हायर टाइम फ्रेम चार्ट देखता हूँ एचएएल का, तो लगता है 2500 और 2600 के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो यहाँ से आपको मिलना चाहिए। हम इसको भी यहाँ पर 2500 और 2600 के बीच में कंसोलिडेशन की तरह देख सकते हैं। फिर इसका नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट कितना हो सकता है? लॉजिकल करीब 3000 के आसपास होना चाहिए, एज अ मैटर ऑफ टाइम, लेकिन उसे वक्त लगेगा। आजकल में तो नहीं चला जाएगा, लेकिन डिप्स बायबल है एचएएल में। जब तक ये 2600 2550 बरकरार है, अब वो ऑन है एचएएल में। ओके, गावा सर, कमिंस इंडिया में लॉन्ग बनते हुए दिख रहे हैं, मौका है क्या? जी हाँ, आज कमिंस मैंने स्टॉक दिया था सुबह अर्ली मॉर्निंग में। यहाँ पर अपू है, कंसोलिडेशन बहुत अच्छा हुआ, करीब एक महीने का कंसोलिडेशन हुआ है 1350 के आसपास। उसके बाद आज कल एक अच्छा एक मूव रहा था, उससे संकेत दिया था कि आज ऊपर, इसलिए मैंने आज सुबह कॉल दिया था कमिंस में। और यहाँ पर आपको मिलना चाहिए, टारगेट करीब 1400 के नजर आते हैं इन द नियर टर्म, लेकिन मुझे लगता है इससे भी हायर जोन कमिंस में देखेंगे, क्योंकि जब मैं हायर टाइम फ्रेम चार्ट देखता हूँ तो उसे लगता है 1500 भी पॉसिबल है कमिंस में। हाँ, इतना है कि 1375 का कोई स्टॉक अगर चले कमिंस में मुनाफा मिल सकता है ऑन द लॉन्ग साइड। भारत डायनेमिक्स में भी गावा सर बहुत तेजी है। जी हाँ, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में तेजी है। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शंस आते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 940 के करीब है,
नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट 1000 की तरफ आता है, वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि साइकोलॉजिकल है, लेकिन एक बार वो 3 फिगर से 4 डिजिट्स पे चला जाएगा तो अच्छी तेजी वहां पर भी आएगी। भारत डायनामिक्स लिमिटेड तो डिफेंस में अच्छा प्ले बनता हुआ दिख रहा है। भारत डायनामिक्स भी बढ़िया मूव दिखा रहा है पिछले 1 घंटे में। देखिए आप तो 2.5% करीब लास्ट आवर की रैली है और सुबह से 2.5% चला, स्टॉक करीब 5% ऊपर है। तो आज सरकारी शेयर्स में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। चलिए अब बातचीत करते हैं उस कंपनी की। KYC में हम लोग आज चर्चा करेंगे लिबर्टी शूज़ के बारे में। दूसरी तिमाही में कंपनी ने ठीक ठाक नतीजे पेश किए हैं। Q10 में कंपनी जो है साल दर साल देखेंगे तो मुनाफे में आ गई है, आमदनी में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और एबिटा ग्रोथ भी दिखी है। तो ये पूरा जो क्वार्टर बीता था ठीक ठाक रहा है। तो समझते हैं कि आगे किस तरह की तस्वीर बन रही है। बातचीत करेंगे कंपनी के डायरेक्टर अनुपम बंसल जी से। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और जैसा कि हमारे शो का नाम है KYC, मतलब हम लोग अपने दर्शकों को कंपनी क्या काम करती, कैसे करती है, उस बारे में थोड़ा सा आउटलुक देते हैं। कैसा रहा पिछला क्वार्टर, कैसी तिमाही बीती, कैसे ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट कैसा था? I'm not hearing the audio, so I can't hear the question. मैं सर एक कनेक्ट कराता हूँ। अनुपम जी को दोबारा से कनेक्ट करिए, शायद मेरी आवाज़ उन तक नहीं जा पा रही है। बातचीत हम लोग करेंगे आज अनुपम बंसल जी से और कंपनी का नाम है लिबर्टी शूज़। थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको दे दूँ। एक शू मेकिंग नॉर्थ इंडिया की कंपनी है जिसका एक बड़ा नेटवर्क है, जिसके पास करीब करीब 10 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं जिसके तहत आप इनके जूते चप्पल खरीदते होंगे और डिस्ट्रीब्यूशन इनका काफ़ी स्ट्रांग है। अनुपम जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको दोबारा से अब? यस जी, माफी चाहूंगा अगर कोई खेद है तो। नहीं कोई बात नहीं सर, वो हो जाता है, टेक्निकल इश्यूज है। तो मैं ये कह रहा था, मेरा सवाल ये था कि बीता हुआ क्वार्टर, बीती तिमाही का ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, कामकाज कैसा दिख रहा है आपको, कैसा माहौल है? इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री और कोविड के बाद हमने जो कंजम्पशन ट्रेंड्स देखे हैं वो बहुत ही एनकरेजिंग हैं। और अगर हम देखें कि चाइना से जो इंपोर्ट का कंपोनेंट था या जो इंटरनेशनल मार्केट से इन्फ्लुएंस आती थी वो भी काफी कम है। तो टिपिकली ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को काफी सपोर्ट मिली है और कंज्यूमर इंडियन ब्रांड्स को प्रेफरेंस दे रहा है और उनकी कंजम्पशन कर रहा है। लोग रिवेंज शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। फेस्टिविटी इज ग्रेट, उसके अंदर भी काफी लोग मार्केट में गए और अभी जो मेन वेडिंग सीजन चल रहा है, लुक्स लाइक नवंबर शुड आल्सो बी अ गुड मंथ। सो आई एम होपिंग दैट कंपनी और कंज्यूमर दोनों का फायदा हो रहा है। सर एक चीज़ बताइए, साल दर साल नंबर हम देखते हैं तो बहुत लो बेस पे बहुत अच्छे नंबर दिखते हैं, लेकिन क्वार्टर नंबर में थोड़ी सी मतलब उतनी शानदार उछाल नहीं देखने को मिल रही है। बहुत सारी कंपनी से हम लोग बात करें तो उनका ये मानना है कि छोटे शहरों में, मिड साइज सिटीज़ में या अर्बन रूरल मिक्स इलाकों में अभी उस तरह से ग्रोथ पिकअप नहीं कर रही है और बहुत सारी जगहों पे ये दिक्कत देखने को मिल रही है। आपका भी एक्सपीरियंस ऐसा ही है, आपका एकदम डिफरेंट है? सी डेफिनेटली सभी कंपनियों को वेट एंड वॉच के साथ चलना पड़ रहा है। कोई भी बहुत एग्रेसिव प्लान नहीं बनाना चाह रहा है। हमारे को जो Q2 के अंदर नंबर्स दिखे हैं वो एनकरेजिंग हैं। जनरली Q2 इज नॉट सो ग्रेट अगर हम इंडियन इकोनॉमी को देखें, क्योंकि फेस्टिविटीज उसके अंदर नहीं होती हैं। Q3 और Q4 के अंदर बेटर नंबर्स आते हैं। अगर आप टिपिकल परसेंटेज देखेंगे, करीब 45% बिजनेस हमारा फर्स्ट ईयर में होता है और करीब 55% सेकेंड हाफ में होता है। तो हमें लगता है कि थर्ड क्वार्टर अच्छा जाना चाहिए फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी बात है कि टीयर 2 टीयर 3 इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी एग्रीकल्चर इकोनॉमी से और एक फील गुड फैक्टर से है। और कंपनी भी हर क्वार्टर अपना प्लान को रीलुक करती है कि इकोनॉमी कैसे कर रही है, बिकॉज इतने सारे जो फैक्टर्स हैं सेंटिमेंट को ऑपरेट करते हैं, जैसे कोविड हुआ, कभी रशियन वॉर हुई। तो अभी हमें लग रहा है कि सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं एंड वी आर कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये सेंटिमेंट्स पॉजिटिव चलते रहे। सर आपने एक शब्द यूज़ किया वेट एंड वॉच में बहुत सारी कंपनी, क्यों वेट एंड वॉच में? अब तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है और 30-32 लाख शादियां भी होने वाली यहाँ से अगले 2-4-6 महीने में। तो वेट एंड वॉच का हमारा मतलब ये है कि अभी बहुत अच्छा चल रहा है एंड वी हैव टू कीप आवर सेल्फ ऑन टोज कि ओवर प्लानिंग नहीं होनी चाहिए अगले सालों के अंदर। और
कोविड ने ये सिखाया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वी हैव टू मेक आवरसेल्फ लीन, कि जिससे कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग को अच्छे से एग्जीक्यूट करो रादर देन मेकिंग वेरी वेरी लॉन्ग टर्म प्लान्स। ओके सर, रॉ मटेरियल के बारे में थोड़ा बताइए कि उसकी कॉस्ट किस तरीके से रही है और इस वक्त कैसी दिख रही है। और आप लोग ज़्यादातर सर अब वो हमारे ख्याल में जो आर्टिफिशियल लेदर आता है उस पर शिफ्ट कर गए हैं, राइट? ओके, सो इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है जहां पर रियल लेदर, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव हो गया है, ज्यादातर कंज्यूमर मैन मेड मटेरियल के ऊपर आ गए हैं जो कि काफी लेदर जैसा लगता है। और अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट पेयर्स के अंदर 90% ऑफ आवर फुटवेयर इज आई वुड से नॉन लेदर, मतलब मैन मेड लेदर के हिसाब से, नॉट जेन्युइन लेदर। और इंडियन कंज्यूमर जितना भी हमेशा प्राइस कॉन्शियस है, जो ज्यादातर बिजनेस है बिलो 2000 रुपी कैटेगरी है, जिसके अंदर जेन्युइन लेदर का शूज अभी अनअफोर्डेबल है उस प्राइस सेगमेंट के अंदर। तो हमें लगता है रॉ मटेरियल प्राइसिंग जिसकी आपने बात की, Q2 के अंदर हमने थोड़े इंक्रीजिंग ट्रेंड देखे हैं, लेकिन अब इकोनॉमी और प्रोडक्शन सभी तरह से वापस आ गई है। तो हमारे को ऐसा लगता है कि थर्ड क्वार्टर में कंपनी को मेहनत करनी पड़ेगी प्राइसेस को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए, अपने वेंडर्स के साथ फिर से रीनेगोशिएट किया जाए और प्राइसिंग कम लाई जाए। और हमारा मानना है कि 5 से 10% प्राइस रिडक्शंस हम ला पाएंगे थर्ड क्वार्टर के अंदर इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, बट दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस और हमें इसके ऊपर काफी मेहनत करनी है, काफी काम करना है। एंड आई थिंक अनुपम जी, क्या आपने अभी दाम बढ़ाए हैं क्या पिछले कुछ दिनों में? पिछले कुछ दिनों में हमारे एमआरपीज नहीं बढ़े हैं, लेकिन सेकंड क्वार्टर जब इन्फ्लेशनरी ट्रेंड था तो हमने अपने प्राइसेस को रीलुक किया था और एप्रोप्रिएट प्राइसेस डिपेंडिंग ऑन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल उनको हमने कस्टमर के सामने रखा है। ओके सर, एक चीज़ बताइए कि चूंकि आजकल आप वो सारी वेराइटीज़ में डील कर रहे हैं, एथलीवियर मतलब स्पोर्ट्स शूज़ भी बहुत चलने लगे हैं, उसमें एक बड़ा इंटेंस कंपटीशन आ गया है। एक तरफ तो वो बहुत महंगे वाले फॉरेन ब्रांड्स हैं, उसके बाद अपने घरेलू कंपनियां इसमें कूद पड़ी हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिल रही है। यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम। वो जो प्राइस पॉइंट पे आप लोग कम्पीट कर रहे हैं या माहौल या डिमांड देख रहे हैं, माहौल उसमें आप अपने आप को कैसे पोजीशन पाते हैं? क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ एक प्लेयर से नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, जो एक्सक्लूसिवली खाली इसी पे काम कर रहे हैं। आपका कहना एकदम ठीक है कि इंडिया के अंदर जो अभी ट्रेंड है वो एथलेजर कैटेगरी का बहुत अच्छा है। सब कंफर्ट को फोकस कर रहे हैं, स्पोर्टी लुक एक फैशन के अंदर ट्रेंड है। डेफिनेटली मल्टीनेशनल्स काफी हाई प्राइस पर है और इंडियन ब्रांड्स काफी रीजनेबल प्राइस पर है। जो लिबर्टी की नई ब्रांड हमने इंट्रोड्यूस की लीप 7X, जो कि इन दोनों के बीच में है, जो कि डोमेस्टिक मार्केट से थोड़ा एस्पिरेशनल है और इंटरनेशनल मार्केट से काफी कम है। तो हम एक एप्रोप्रिएट फैशन, एप्रोप्रिएट कंफर्ट, गुड वैल्यू पे देने की प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक गुड स्टेपिंग स्टोन हो इन बिटवीन वेरी एक्सपेंसिव शूज एंड अ वेरी लो प्राइस शूज। ओके, तो अच्छा, इसमें से दो चीज़ें निकलती हैं। एक आप करें कि इस पे फोकस करेंगे, दूसरा आप करें दाम थोड़े से कम करने की कोशिश करेंगे। मार्जिन मेंटेन हो पाएगा उसकी उस सिचुएशन में? अपनी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हमें मार्जिन मेंटेन करना चाहिए, मार्जिन मेंटेन कर ले जाएंगे। दूसरा एक चीज़ और बताइए सर, आपके जो एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं या डीलर नेटवर्क है, लास्ट क्वार्टर में उसमें आपने कुछ इंक्रीज किया, कुछ नए बढ़ाए, नए ज्योग्राफीज को टच किया? कांस्टेंट एंडेवर रहता है कि हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस, मल्टी ब्रांड स्टोर्स की प्रेजेंस और शोरूम्स बढ़ते चले जाएं। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हम करीब 10 से 15 शोरूम बढ़ा पाए और काफी फोकस ऑनलाइन के ऊपर रहा, जहां पर हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस काफी इंप्रूव की है एंड एक्सपेंशन इज एवर ग्रोइंग। और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के अंदर भी हम काफी एक्सपेंशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मार्केट के अंदर तेजी है, जो पहले कोविड के टाइम काफी रिटेल नेटवर्क एक्सपैंड करना मुश्किल हो गया था। इनफैक्ट लॉट ऑफ करेक्शंस डिड हैपन और अभी सभी चैनल पार्टनर्स एक्साइटेड है बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए एंड वी आर ऑल आउट सपोर्टिंग देम टू एक्सपैंड इनटू न्यू मार्केट्स। अनुपम जी, आप कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं, सही है या गलत है? एब्सोल्युटली, सो वी हैव टू बी कॉशियस एंड हैव टू बी सुपर ऑप्टिमिस्टिक। ये आईटी वालों ने एक टर्म कॉइन कर दिया जो आजकल मैं कहीं भी यूज कर लेता हूँ। अनुपम जी, जाते जाते एक बात जो मुझे लगता है आपके सिवा किसी समझना मुश्किल हो, ये जो लेदर में आप लोग जेन्युइन लेदर, प्योर लेदर, ये सब, ये डिफरेंस क्या होता है इसमें? See, there is leather
which is always genuine. There is nothing called pure leather. Other leather है या नहीं leather है. और इंडिया के अंदर क्योंकि हम price sensitive market के अंदर हैं, so there is something called man-made leather, कि जो हम various chemicals से मिला के एक ऐसा material बना रहे हैं जो leather जैसा दिखता है. So according to me there are only two terms, leather या non-leather. ओके तो आप, मैंने जो सवाल इसलिए पूछा था शुरू कि आप ज़्यादातर आप क्या मतलब बहुत सारी कंपनियां नॉन लेदर की तरफ शिफ्ट है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अवेलेबिलिटी, ESG कंप्लायंस वगैरह तमाम, राइट? प्लस ऑल्सो लेदर अवेलेबिलिटी भी कम होती जा रही है. एनिमल क्रूअल्टी के ऊपर काफी काम हो रहा है. सो इट इज समथिंग लाइक इट इज शॉर्ट इन सप्लाई. I would not say zero supply because ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्राइस कॉन्शियसनेस के कारण मैन-मेड मटेरियल्स ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं. प्लस अगर आप देखेंगे एथलेजर कैटेगरी के अंदर लुक लाइक लेदर भी नहीं, यू यूज लॉट ऑफ फैब्रिक्स, लॉट ऑफ मेश, बहुत सारे नए मटेरियल्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं मार्केट के अंदर जो जूते को एक अच्छा ब्रीदेबल ऑप्शन भी दे रहे हैं. तो आई थिंक मार्केट ब्लैक एंड ब्राउन कैटेगरी से बहुत कलरफुल कैटेगरी में आ रही है. दैट्स व्हाट लेजर इज डूइंग. सो द फैशन इज नॉट leather and black and brown anymore. सर एथलीजर वाला मटेरियल आप टोटली इंपोर्ट करते हैं, सब डोमेस्टिक डिपेंडेंस? इंपोर्ट कंपोनेंट भी काफी हाई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलरली की डोमेस्टिक फैक्ट्रीज उसको डेवलप कर सके और इंडिया के अंदर मटेरियल प्रेजेंस या डोमेस्टिक कंजम्पशन इंप्रूव कर सके. इंडियन मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को अच्छे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं और कॉन्स्टेंटली वो उसके ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, डेवलप भी कर रहे हैं. आई थिंक द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेशनल और मार्केट्स और डिपेंडेंस फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स विल रिड्यूस वेरी सून. आई वुड नॉट से इट इज जीरो, बट इट इज. ओके, बिल्कुल सर. अनुपम सर बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं. अगले क्वार्टर्स के लिए बड़ा अच्छा सीजन चल रहा है. तो जो शू मार्केट है इंडियन वाली, उसमें एक नया सेगमेंट क्रिएट हो रहा है एथलीजर वाला, और वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है. तो उसमें बहुत सारी डोमेस्टिक कंपनीज अपने आप को बेटर प्लेस करना चाहती है, क्योंकि अब वो आजकल देखिए ना, आप सूट वूट के नीचे भी लोग स्पोर्ट्स वेयर पहनते हैं. ये कंफर्ट पे ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं रादर के फैशन पे. तो ये सेगमेंट ऐसा जहाँ पे भारत की कंपनियाँ बहुत तेज़ी से अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है और बहुत टफ फाइट दे रही हैं उन कंपनीज़ को जो मल्टीनेशनल्स हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. लिबर्टी शूज़ 17 रुपये ऊपर 360 रुपये 30 पैसे इस वक्त ट्रेड कर रहा है. छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट में बातचीत करेंगे. स्वागत है आपका. और अब मिड कैप में भी थोड़ी रिकवरी आ रही है और मात्र 80 पॉइंट नीचे बचा है, और निफ्टी तो ठीक ठाक 30 पॉइंट ऊपर, और बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट से ज़्यादा की मजबूती आ चुकी है. जैसा कि हमने कहा था कि एक रिकवरी का मोड है और बढ़िया रिकवरी आती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है. तो बाजार कंसोलिडेशन से बड़ी तेज़ी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है फिलहाल. छोटा सा एक ब्रेक के बाद देखिए आप कमाई का अड्डा, जिसमें अनुज, हर्षदा और वीरेंद्र आपके लिए बनाएंगे बेहतरीन स्ट्रेटजीज. Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. फ्यूचर